हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप में से अधिकांश लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके 8 से लेकर के अप टू ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तक के हिस्ट्री सिविक्स के आपको पूरे नोट्स मिलने वाले हैं, इसके अलावा हिंदी लिटरेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है क्लास 9th में चैप्टर पढ़ना है, सेकंड चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ और किन सिद्धांतों पर आधारित था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन की जब बात आती है तो देखिए रशियन रिवॉल्यूशन के 3 फेजेस हम कह सकते हैं। पहला फेज तो वो है जब 1905 में ब्लडी संडे वाली घटना होती है। दूसरा फेज है जब फरवरी मार्च की रिवॉल्यूशन होती है 1917 में। और तीसरी बार जब 1917 अक्टूबर नवंबर की घटना होती है। और पूरा तीनों देखिए, तीनों जब रशियन रिवॉल्यूशन को यदि हम एक तरह से कहा जाए तो इन तीनों ही घटनाएं 3 पार्ट में मानी जा सकती हैं। जनरली फाइनल घटना जो है जिसमें लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पे कब्जा किया, या तो लोग उसको मान लेते हैं, या जनरली जब जार फरवरी मार्च वाली रिवॉल्यूशन जिसमें जार को उसको डिथ्रोन किया गया। तो देखिए सबसे पहले हम रशिया की स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। किन कारणों से, किन हालातों से ये रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, इसके 2 सेक्शन हो जाते हैं। सोशलिज्म क्या है, किन सर्कमस्टांस में इसका इमर्जेंस हुआ। देखिए सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विचारधारा है जो समाज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, इन तीनों ही चीजों के लिए, ध्यान से समझिएगा इसको, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमारी नेसेसिटीज है जिसके चलते हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का। प्रोडक्शन के बाद कोई भी कमोडिटी जब तैयार हो जाती है तो उसको कंज्यूम करने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक्सचेंज की प्रोसेस होगी। तो दैट्स वाई कि जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सोशलिज्म ये कहता है कि इन तीनों चीजों पर, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरीके से हो, अब पॉलिटिकल मीनिंग इसका देख लीजिए, इस तरीके से हो कि समाज में सभी को इसकी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। सोशलिज्म की थॉट बहुत पुरानी है। सोशलिज्म का शुरुआत यदि देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के फादर अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने यथार्थ पर राजनीति शास्त्र की नींव डाली, फैक्ट पर। उनके गुरु थे प्लेटो। ऑब्वियस सी बात है कि प्लेटो गुरु हैं, जाहिर सी बात है कि प्लेटो में भी वो समाजवाद का सबसे पहले बीज दिखाई देता है। और प्लेटो की थॉट अरिस्टोटल की तरह, दैट्स वाई अरिस्टोटल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, न कि प्लेटो कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो की जो थॉट थी उसमें थोड़ी इमेजिनेशन थी, जिसको हम लोग बाद में देखते हैं कि जब रॉबर्ट ओवेन वगैरह का नाम आता है, जिनको यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं, तो इस समाजवाद का सबसे पहला सीड जो है वो प्लेटो में दिखाई देता है। प्लेटो कहता है कि इसको जानना जरूरी है आपको, क्योंकि इसको जाने बिना आप यूटोपियन सोशलिज्म को नहीं जान सकते। यूटोपियन सोशलिज्म के सीड सबसे पहले प्लेटो में दिखाई देते हैं। प्लेटो कहता है कि एवरीथिंग शुड बी शेयर्ड अमंग द फ्रेंड्स, एंड अबव ऑल ही एडवोकेट्स अबाउट नॉट ओनली द सोशलिज्म ऑफ प्रॉपर्टी बट आल्सो फैमिली। यानी कि प्लेटो का यहां तक विचार था कि केवल संपत्ति का ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो यहां तक कहता है कि ऐसा समाज अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, जिसके लिए उसने एक आइडियल किंग और आइडियल स्टेट की बात की थी, कि जिसमें किसी व्यक्ति का निजी परिवार ही नहीं होगा। ठीक है। हालांकि उनके शिष्य अरस्तु ने बहुत सारी उसमें कमियां ढूंढी इस सिद्धांत को लेकर के, और कहा कि, और सही बात भी है कि यदि किसी का व्यक्तिगत परिवार नहीं होगा तो समाज की मुख्यधारा ही कट जाएगी। और दूसरी चीज कि ये जो पूरी एक तरह से कह लीजिए कि लाइफ प्रोसेस है, जो सोशलाइजेशन है, जिसमें प्रॉपर्टी है, जिसमें फैमिली है, जिसके अटैचमेंट के चलते इंसान प्रॉपर्टी, चाहे वो
जो भी काम करता है, तो ये सारी चीजें की प्रोसेस रुक जाएगी। बहरहाल, तो प्लेटो सबसे पहले हमें सोशलिज्म के फादर के रूप में दिखाई देते हैं। और कौन सा सोशलिज्म? यूटोपियन सोशलिज्म। तो यूटोपियन सोशलिज्म फिर 18th सेंचुरी में जो दिखाई देता है रॉबर्ट ओवेन वगैरह में, ये क्यों दिखाई देता है, क्या कारण थे? देखिए, रेनेसां के बाद यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई जब बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज लगने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ेगी। भाई, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोग गांव से शहरों की ओर माइग्रेट करेंगे, और ये हैवी अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारी क्राइसिस होगी। 10th क्लास में एक चैप्टर था और ओमिट हो गया है, 2 साल पहले तक था, कि लंदन और मैनचेस्टर के किस तरीके से आबादी बढ़ी इस ड्यूरेशन में, वही पीरियड है। ऑब्वियस सी बात है कि उस स्थिति में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। जब हैवी इंडस्ट्रीज होगी तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उनके रहने, उनके खाने पीने, मेडिकल, इन सारी चीज़ों की दिक्कतें होंगी। इन्हीं सारी सर्कमस्टांस में रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, ये 4 ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने सोशलिज्म की थ्योरी को आगे बढ़ाया। बट जैसा कि मैंने कहा, प्लेटो की तरह ही, या ये कहिए कि प्लेटो की थ्योरी से इंस्पायर्ड थे, तो इनकी थ्योरी में भी इमेजिनेशन था। अच्छा, इमेजिनेशन इस बात में नहीं था केवल इन्होंने सिद्धांत दिया, बल्कि इन्होंने उससे आगे बढ़कर के व्यवस्था भी की। जैसे रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में, ठीक है, वहां पे जमीन परचेज किया, कुछ लोगों को सेटल्ड किया। इसी तरीके का काम सेंट साइमन ने भी किया, चार्ल्स फोरियर ने भी किया, लुई ब्लैंक ने भी किया। बट जैसा कि यूटोपियन सोशलिज्म की जो थ्योरी थी वो प्रैक्टिकल कम थी, वहां पर लोगों को सेटल किया, फिर क्या देखा, वही चीज जैसे कि रिपब्लिक में प्लेटो कहता है, प्लेटो ने भी ये काम किया था। प्लेटो से इंस्पायर्ड होकर के सारी ये चारों जो यूटोपियन थिंकर हैं, ठीक है। और यूटोपियन का मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्वप्नलोकीय, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब हो गया कि देयर वाज अ लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच विच कैन बी सीन लेटरली इन द कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो प्लेटो ने भी यही काम किया था। प्लेटो ने बिल्कुल उसका सिस्टम बनाया है कि एक आदर्श भूभाग होगा, टेरिटरी होगी, और 5040, बिकॉज प्लेटो बहुत मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री खास करके उनके बहुत बड़े वो हिमायती थे, इसलिए बिल्कुल मैथमेटिक्स सिस्टम के आधार पर इतनी आबादी होनी चाहिए, इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, बनाई थी। वही चीज रॉबर्ट ओवेन और बाकी के 3 जो है यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, ये भी करते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी इस तरीके की नहीं थी कि ये पूरी बड़े लेवल पर होती। एक और बात, इसके बाद फिर कार्ल मार्क्स आते हैं। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्यों पहले साइंटिफिक थ्योरी कही जाती है? उसका कारण है क्योंकि उसमें उनकी आइडियोलॉजी भर नहीं थी। कार्ल मार्क्स के थॉट में, जिसे मार्क्स के नाम पर मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, द थ्योरी गिवन बाय मार्क्स इज मार्क्सिज्म। तो मार्क्स ने जो थ्योरी दी उसको पहला साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी कही जाती है। एंड व्हाई? बिकॉज इसमें एक पूरी सिस्टम है, एनालिसिस है। इसको आखिर मान लीजिए कि हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या उसके लिए हमें प्रोसेस होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और फ्रेडरिक एंजल्स जो उनके दोस्त थे, उनके आने से पहले कार्ल मार्क्स की जीवन बड़ी गरीबी में बीती थी। एंजल्स बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन समाजवाद की ओर उनका रुझान था, और मार्क्स से इंस्पायर्ड होकर के, मार्क्स के साथ मिलकर के उन्होंने कई बुक्स लिखी, या यूँ कहिए कि एंजल्स के साथ मिलकर के मार्क्स ने कई बुक लिखी हैं, जिसमें दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 2 मेन बुक है जिसमें मार्क्सिज्म की थ्योरी आती है। तो सबसे पहले तो रशियन रिवॉल्यूशन को समझने के लिए जरूरी है कि मार्क्सिज्म को समझा जाए, क्योंकि मार्क्सिज्म के बिना रशियन रिवॉल्यूशन नहीं समझा जा सकता। रशियन रिवॉल्यूशन का बेस ही है मार्क्सिज्म। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैंने कहा कि 1905 ब्लडी रिवॉल्यूशन वाली घटना का भी जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। 1905 में क्या हुआ कि एक क्रिश्चियन पादरी थे, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन के व्यक्ति थे, और उन्होंने
इस मूवमेंट को लीड किया। अब सवाल ये है कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो कि नेचुरली जिसका झुकाव कंजर्वेटिज्म की ओर थ्योरी की ओर था, ऐसा क्यों किया? या ये भी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर डिसकंटेंट लोगों में कितना ज्यादा हो गया था। ठीक है, चलिए उस घटना के बाद ये फर्क पड़ा कि ड्यूमा की इस्टेब्लिशमेंट हुई, लेकिन जिस ड्यूमा की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1905 के बाद, और ब्लडी रिवॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब सोल्जर्स जब उनके फॉलोअर्स ने पूरी पैलेस को घेर लिया, उसके बाद जो जार की सेना थी उसने उन लोगों को शूट आउट किया, बहुत सारे लोगों को मारे गए। दैट्स वाई ये घटना संडे को ही है, इसलिए ब्लडी संडे बोलते हैं। अब देखिए इसका आउटकमिंग्स क्या निकला। इसका आउटकमिंग्स ये निकला कि जनता में डिसकंटेंट और बढ़ गया। राजा कुछ भी करे सुनने को तैयार नहीं है, डिसकंटेंट बढ़ना ही था। दूसरी चीज का इसका इमीडिएट रीजन क्या था? रसा की स्थिति 1890 तक बहुत अच्छी थी, लेकिन 1890 के बाद रसा की स्थिति धीरे धीरे गड़बड़ाने लगी। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? यही 1917 के भी रीजन में ये कॉमन रीजन बनेगा कि जार निकोलस सेकेंड की रानी जेरिना जो थी वो ऑस्ट्रिया की थी, और ऑस्ट्रिया का ही एक क्रिश्चियन व्यक्ति, क्रिश्चियन अधिकारी कहिए उनको, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति था, ठीक है, रासपुतीन। वो बहुत ही वॉज वेरी नियरर एंड डियरर टू निकोलस सेकेंड, who tried to, जिसने पूरी तरह से जितने भी एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी है, जितने भी दमनकारी नीति है, ये सारी नीतियों को लागू कराने में रासपुतीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो 1905 में ड्यूमा बनी, ठीक है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा, तो शायद फिर से ऐसी रिवॉल्यूशन जैसी घटना नहीं होगी। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन नहीं कहेंगे बट रिवॉल्यूशन का पहला फेज वो है 1905 वाला। और ये उसका इमीडिएट रीजन क्या हुआ कि रूस को जापान की सेना ने हरा दिया, इतना पावरफुल रूस, ये इमीडिएट रीजन बन गया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए कि ड्यूमा की रेगुलर बैठक लेकिन कभी भी नहीं बुलाई गई। एक तो ये असंतोष का कारण, दूसरा 1917 रिवॉल्यूशन का कारण पहला, दूसरा निकोलस सेकेंड का बेखबर राजा, ठीक है, तीसरा चीज इकोनॉमिक, पीजेंट्स की स्थिति बिल्कुल क्रशिंग, वर्कर्स की स्थिति सबसे बुरी थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा। खास करके वीमेंस की बात की जाए तो वीमेंस से मेल्स के बराबर ही काम लिया जाता था और आधी से कम पेमेंट दी जाती थी। छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने में लगे थे, उनको 1/4 दिया जाता था, यानी कि मेहनत डबल और 4 गुना, लेकिन पेमेंट उससे भी कम। इसके अलावा कैपिटलिज्म जो क्लास था वो धीरे धीरे और फल फूल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोल्जर्स में भी डिसकंटेंट आ गया। सोल्जर्स जो कि निकोलस के व्यक्तिगत सेना थी, उनमें भी एक असंतोष था। और यही कारण है कि जब पेट्रोग्राड के लोग पहुंचते हैं तो सैनिक भी उनका साथ देते हैं। या यूं कहिए कि पेट्रोग्राड बना ही है सोवियत, यानी कि यूनियन, सोवियत का मतलब होता है यूनियन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो पेट्रोग्राड सोवियत में दोनों ही शामिल हैं, सैनिक भी शामिल हैं, किसान मजदूर भी शामिल हैं। अब कार्ल मार्क्स का प्रभाव, ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी का क्या प्रभाव था, और उसके बाद इमीडिएट रीजन हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी का प्रभाव पड़ा और इमीडिएट रीजन क्या बना? इमीडिएट रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसा का शामिल होना।
बिकॉज वहां के लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि रूस की स्थिति, सोवियत संघ की स्थिति खुद ही खराब हो रही थी। हम रूस ही बोलेंगे, क्योंकि सोवियत, जिसको मैंने कहा कि यूनियन ऑफ वर्कर्स है, उसके नाम पर सोवियत संघ पड़ा है। ठीक है, जब 1917 का रिवॉल्यूशन हो जाता है उसके बाद सोवियत संघ कहा जाता है। तो यहां पर उनकी स्थिति, जो कि रूस की जनता सफर कर रही थी और खराब हो रही थी, वो नहीं चाहते थे कि रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग ले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भाग लेने का परिणाम था डैमेजेस ऑफ लाइफ, डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, और आखिर हु विल गोइंग टू पे? ऑफ कोर्स जनता। टैक्सेस किस पे इंपोज किया जाएगा? और यही नहीं हुआ, रूस की सेना कई फ्रंटों पे हारी भी। तो इन सारी चीजों से एक अच्छा माहौल, जबकि जो कि सोशलिस्ट पार्टी लेनिन के लीडरशिप में ऑलरेडी हो गई थी, इन लोगों को एक बहुत बढ़िया मौका मिला। ठीक है, और जिसके चलते ये रशियन रिवॉल्यूशन की घटना हुई, सफल हुई। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी को समझना जरूरी है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम एकदम आसान शब्दों में बता रहे हैं। फर्स्ट, सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स। हर समाज में होते हैं, अमीर भी गरीब भी। लेकिन मार्क्स कहता है कि जहां पर गरीबी और अमीरी के बीच बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, वहां पर मार्क्सिज्म हमेशा काम करेगा। यानी वहां पर सोशलिज्म की जो थ्योरी मार्क्स खुद कहता है वो रख रहा है, वो हमेशा लागू होगी। पहली चीज कि सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स। नंबर वन, जो रिच क्लास है उसको वो बुर्जुआज कहता है, और जो गरीब क्लास है, वंचित है, उपेक्षित है, डिप्रेस्ड है, उसको प्रोलितरित, रशियन वर्ड है प्रोलितरित। तो तीसरा पॉइंट हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, उस स्थिति में वर्कर्स इकट्ठा होने लगेंगे। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, जैसे कॉलोनीज होते हैं, अधिकारियों कॉलोनीज अलग होते हैं, वर्कर्स की कॉलोनी अलग होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अपने दुख सुख की बात करेंगे। तो उस स्थिति में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो यहां पर यूनियन, मजदूरों की यूनियंस बनने शुरू हो जाएंगे। ये यूनियन क्या करेगा? मजदूर इकट्ठे होने लगेंगे और ये उनमें एक विचारधारा लाएगी। विचारधारा ये लाएगी कि उनके श्रम का दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे शुड, जो उन्हें पाना चाहिए वो उतना नहीं पा रहे हैं। ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, सरप्लस थ्योरी। जैसे मान लीजिए कि इस पेन की कीमत 20 रुपए है, तो इसमें रॉ मटेरियल 5 रुपए का लगा होगा। ठीक है, 10 रुपए लेबर कॉस्ट है और 5 रुपए इंटरप्रीन्योर, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसका है। लेकिन मार्क्स कहता है कि पूंजीपति सिर्फ अपना मुनाफा ही नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि 20 में 5 उनका है तो सिर्फ 5 उनका ले, बल्कि वो कहता है कि रियल देखा जाए तो ये मजदूर को 10 रुपया जो उसकी मेहनताना है वो नहीं देते, बल्कि 10 में से भी वो 5 देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, यानी कि मजदूर का हिस्सा भी हड़प लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब मजदूर का हिस्सा हड़प लेते हैं तो मजदूर जो कि यूनाइट हो रहे हैं, उनका यूनियन बन रहा है, अब मजदूर क्रांति के लिए तैयार होगा। और ये क्रांति कैसी होगी? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये क्रांति दैट विल बी आर्म्ड रिवॉल्यूशन, आर्म्ड रिबेलन, यानी कि सशस्त्र क्रांति होगी। ठीक है ना, ये बातचीत वाली नहीं होगी। एक और चीज यहां पे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, यूरोप में मार्क्स से पहले, या कहिए कि मार्क्स के बाद भी, ठीक है ना, मार्क्स से पहले और मार्क्स के बाद भी, एक या किसी भी सोसाइटी में आप देख सकते हैं 3 तरीके की विचारधारा होती है। ये किसी भी सोसाइटी में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि हम लोग
मार्क्सिज्म कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मार्क्स के पहले भी और मार्क्स के बाद भी। तीन तरह की विचारधारा होती है। पहली तो होती है जो कंजर्वेटिव विचार के लोग होते हैं। कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं? दे वांट डोंट चेंज। यदि एक लाइन में कहा जाए तो कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जो समाज में कोई चेंज नहीं चाहते। दे वांट स्टेटस को, यानी जो जैसा चल रहा है, ठीक है। खास करके राजा के बारे में, सिस्टम के बारे में, चर्च यानी कि रिलीजन के मामले में उनके विचार, पुराने रिचुअल्स के मामले में वही होते हैं। दे वांट डोंट चेंज, ठीक। दूसरे होते हैं लिबरल्स। लिबरल्स वांट चेंज ग्रेजुअली। वो कहते हैं कि ठीक है, चेंज होगा भी ना तो रिफॉर्म्स की तरह होगा। और तीसरी जो विचारधारा है वो रेडिकल्स है। लिबरल और रिफॉर्मेटिव में भी एक विचारधारा, इससे रिफॉर्म्स वालों की भी यदि मान ली जाए तो चार हम कह सकते हैं। अब रिफॉर्म और लिबरल्स को यदि अंतर करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए, लिबरल्स को साउथ, और अभी एक और बताने जा रहा हूं, रेडिकल्स, उसको लेफ्ट कहते हैं। ये कहां शुरुआत हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा, जो राजा के सपोर्ट में थे वो राइट साइड में बैठ गए, ठीक है ना। तो राइट विंग जो होता है, आप कहीं भी किसी भी देश के सिस्टम में, पॉलिटिकल साइंस में भी काम करेगा, आप लोगों को ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। आप लोकसभा में भी अपनी स्थिति देखिए। लोकसभा में हम लोग के यहाँ जो रूलिंग पार्टी होती है वो बीच में बैठती है, लोकसभा स्पीकर ऊपर होते हैं। लेफ्ट विंग में जो बैठता है वो रेडिकल्स वाले पार्टी हैं, जिसमें मार्क्सिज्म आएगा, ठीक है। ये तुरंत चेंज चाहते हैं और रूलिंग पार्टी तो बीच में होगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, पहली बार वहीं पर इस्तेमाल हुआ था ये चीज, ये तीनों शब्द। और जो राइट विंग है जिसमें लिबरल्स आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज चाहते हैं, और उन्हीं में यदि रिफॉर्मेटिव को अलग हम कर देंगे तो रिफॉर्मेटिव वाले वो लोग हैं जो थोड़े से रिफॉर्म्स के फेवर में ज्यादा रहते हैं रेदर देन की कॉन्स्टिट्यूशनली हो, राइट। तो देखिए कि रेडिकल्स विचारधारा जो कि चेंज चाहते थे, ऑब्वियसली बात है कि यदि मार्क्सिज्म को भी हम क्लासिफाई करें करेक्ट इन फीचर्स के आधार पर तो मार्क्सिज्म रेडिकल विचारधारा में आएगा। अब मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो क्लियर हो गया। इसके लिए मार्क्स क्या कहता है कि ड्युअलिज्म की बात करता है, यानी द्वंद्ववाद। द्वंद्व का मतलब होता है आपस में भिड़ना। मार्क्स कहता है कि कहीं भी, ये चाहे विचारधारा के स्तर पर, इसको हीगल ने लाया था सबसे पहले। हीगल की इस थ्योरी को, जो कि आइडियोलॉजी के रूप में थी, जो कॉन्सेप्ट के रूप में थी, मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी में बतौर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लाया। हीगल ने उसको एथिकल आधार पे कहा था, और हीगल के इस एथिकल आधार को लेकर के जर्मनी में हिटलर उसको फॉलो किया, और इसी हीगल की थ्योरी को लेकर के मार्क्सिज्म ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसको लाया। हीगल कहता है कि कोई भी एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग थीसिस बोलते हैं, कोई भी विचार हमारे मन में आते हैं, आइडियाज आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, वो थीसिस हो गया। अब हमारे विचार में कोई आइडिया आता है तो जस्ट उसके बाद थोड़ी देर बाद शायद ये नहीं होगा, इस तरीके का विचार आता है ना, ये हो गया एंटीथेसिस। फिर पहली वाली सोच कि हाँ ऐसा हो सकता है, और दूसरी सोच जो उसके विरोध में है एंटीथेसिस, दोनों को मिला करके अच्छा नहीं ऐसा किया जा सकता है, दिस इज सिंथेसिस। इसी को इकोनॉमिक्स क्षेत्र में यही गल ने दिया था। इसी को इकोनॉमिक्स क्षेत्र में मार्क्स कहता है कि ये थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस को हम इस तरीके से भी लागू कर सकते हैं। कैपिटलिज्म, ठीक है, दूसरा स्टेज क्या होगा? पहले कैपिटलिज्म है, अब कैपिटलिज्म खिलाफ रिवॉल्यूशन होगा। तो प्रोलिटरेट, जाहिर सी बात है कि प्रोलिटरेट जो कि मजदूर हैं, वर्ग हैं, वो जब आर्म्ड रिवॉल्यूशन करेंगे बुर्जुआज वर्ग के खिलाफ। बुर्जुआज वर्ग कौन कौन है? रूलिंग क्लास, कैपिटल क्लास, वो क्लास जो कि शोषण कर रहा है। तो कैपिटल क्लास के खिलाफ जब ये आर्म्ड रिवॉल्यूशन होगा तो उसके बाद सत्ता पर कौन आएगा? जाहिर सी बात है उसको विस्थापित किया, हटा दिया, तो प्रोलिटरेट यानी मजदूर वर्ग शासन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन मार्क्स कहता है कि शासन पर ये कब्जा चाहे एक वर्ग का भी हो, तो जैसे पहले वाला वर्ग था ये दूसरा वर्ग भी तो ऐसे ही हो सकता है। इसलिए इसके बाद क्या होगा? मार्क्स कहता है कि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
जिसको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट कहते हैं, कि जब बुर्जुआस को हटा दिया रिवॉल्यूशन के बाद, रिबेलियन हुआ, रिबेलियन के बाद उसको हटा दिया और खुद शासन में आ गए, ये हो गया एंटीथेसिस, ठीक है ना। लेकिन सिंथेसिस क्या होना है, फाइनल क्या होना है, फाइनल वो होना है कि जब अब प्रोलेटेरिएट का भी डिक्टेटरशिप नहीं रहेगा, बल्कि ये सभी के लिए होगा। ध्यान रखिएगा कि अब जो होगा सिंथेसिस में होगा वो रियल सोशलिज्म होगा, जो सभी के लिए समानता होगी। सोशलिज्म की थ्योरी यही कहती है कि चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सपेक्ट हो, चाहे सोशल परफेक्ट हो, ठीक है, सब में इक्वलिटी, सबकी रिच में रिसोर्सेज होना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, चाहे किसी स्फीयर में हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, ठीक है। रिलीजन शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्क्स ने रिलीजन का खिलाफत किया था, ठीक है। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों के लिए जो असली उनका वेपन्स होता है, वो आप देखते भी होंगे सीपीआई और सीपीएम पार्टी का जो लोगो है वो हथौड़ा और हसिया और इस तरीके से है, ठीक है। तो अब रसा का जो स्थिति थी, रसा की जो माहौल बन रहा था 1917 में, फाइनली क्या हुआ 1917 में फरवरी की घटना है, ये 24-25 फरवरी से शुरू होती है और 2 मार्च तक हो जाती है। पेट्रोग्राड सोवियत के साथ, जिसमें विमेन्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, सैनिक भी हैं, घेर लिया जाता है। ये निकोलस सेकेंड जो कि वहां का किंग था, उसको मजबूर किया जाता है, ठीक है, वो शासन छोड़कर हट जाता है। और उसके बाद में मोन्सेविक और बोल्शेविक पार्टी, क्योंकि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये 2 भाग में डिवाइड हो गई थी, और एक मोन्सेविक दैट वाज लेड बाय केरेंस्की एंड सेकंड बोल्शेविक दैट वाज लेड बाय लेनिन। तो मोन्सेविक और बोल्शेविक पार्टी, ये दोनों पार्टियां कंबाइंड होकर के ने किया था जार के खिलाफ शासन पर कब्जा करने थे। अब देखिए ये फरवरी मार्च की घटना है, और फाइनल रिवॉल्यूशन का जो एंड है, ये कह लीजिए कि रशियन रिवॉल्यूशन का जो फाइनल स्टेज है वो पूरा होता है अक्टूबर-नवंबर 1917 में। उसके क्या कारण थे? जार को हटाने के बाद जब मोन्सेविक और बोल्शेविक की मिलकर के इन्होंने शासन पे कब्जा किया, उसके बाद कई अच्छी चीजें इंप्लीमेंट की गई। सबसे पहले कि ड्यूमा की रेगुलर सिटिंग की गई, लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हुए, ठीक है। केरेंस्की मोन्सेविक पार्टी का जो लीडर था प्रधानमंत्री बना। बट ये 6-7 महीनों में, 8 महीनों में जनता को उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। दूसरी चीज, लेनिन एक्सट्रीमिस्ट था। जैसा कि मैंने कहा कि रेडिकल्स में मार्क्सिज्म को रखा जाएगा, लेनिन मार्क्सिज्म का फॉलोअर था। यहां पर अंदर समझ लीजिए, लेनिन मार्क्सिज्म का फॉलोअर था, जबकि केरेंस्की की पार्टी मोन्सेविक, और इसी आधार पर ये सोशलिस्ट पार्टी रसा की बटी हुई थी, वो रेडिकल था, एक्सट्रीम चेंज चाहता था, सिस्टम को पूरी तरह से बदलना चाहता था, जबकि मोन्सेविक लिबरल्स का सपोर्टर था। जब जनता को एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, इस बीच में लेनिन को एग्जाइलमेंट भी किया गया। लेनिन ने एग्जाइलमेंट के दौर से ही टाटास्की के लीडरशिप में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मैक्सिमम लोगों को शामिल किया गया अपने साथ। और दूसरी चीज कि केरेंस्की लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में सफल नहीं हुआ, ठीक है। लोगों की डिमांड थी रोजी रोटी, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये इक्वलिटी बेस्ड हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रिविलेज सोसाइटी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, रिवॉल्यूशन का एक ये भी कारण था ना सोशल एस्पेक्ट, कि जो प्रिविलेज सोसाइटी थी रसा की, वो बहुत हावी थी। पीजेंट्स, वर्कर्स जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन उनका मैक्सिमम जो हिस्सा था वो उन लोगों के पास चला जाता था। पीजेंट्स बेचारों के पास कुछ नहीं बचता था। वर्कर्स की स्थिति मैंने बताया है कि इंडस्ट्रियल किस तरीके से इंडस्ट्री में कैपिटलिस्ट के द्वारा भी उस और जो जार के द्वारा भी शोषण किया जाता था। तो
कुछ चेंजेस तो आए लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेनिन को इन मौक़ों का लाभ लेने के लिए ये सबसे बढ़िया समय मिला और दैट्स वाई कि अक्टूबर में ये घटना होती है और अक्टूबर में ये घटना हुई। केरेंस्की शासन छोड़ के उसको हटना पड़ा और लेनिन ने रसा में लेनिन की लीडरशिप में नई सिस्टम वाली नई सरकार स्थापित हुई। अब देखिए चेंज क्या आया। सबसे पहले लेनिन ने लैंड और प्रॉपर्टी की इन सभी चीज़ों पर जो प्रिविलेज क्लास का प्रिविलेज सोसाइटी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको हटाया, ठीक है। और जमीन की यानी कि जितने भी लैंड थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन करे। सबसे पहले उसने नेशनलाइजेशन की प्रोसेस लाया और उस नेशनलाइजेशन प्रोसेस में लैंड और बैंकिंग सेक्टर को लिया। दूसरी चीज कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन की है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किस तरीके से रसा का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा ऐसी व्यवस्था की गई। वर्कर्स के काम करने के क्या पैमाने होंगे ये सारी चीजें तय की गई। लोगों की रोजी रोटी किस तरीके से सुरक्षित होगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिलेगी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। अब एक और चीज़ यहाँ पर बता दें कि मार्क्सिज्म की थ्योरी के आधार पर ही लेनिन ने रूस में ये सिस्टम रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, और नया सिस्टम लागू किया। लेकिन लेनिन को जब हम पढ़ते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में क्या अंतर है, तो एक अंतर है। मार्क्स कहता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज केवल और केवल देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू क्लास। या तो समाज में अमीर होगा जिसको कहता है बुर्जुआस, दे आर हैविंग क्लास, और सेकंड प्रोलेटेरिएट हैव नॉट क्लास। लेकिन लेनिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स कहता है कि दो क्लास इसलिए है क्योंकि मिडिल क्लास होता ही नहीं। अरे भाई, जो मिडिल है उसमें जो हायर मिडिल है वो हायर की ओर शिफ्ट कर जाएगा और जो लोअर मिडिल है वो लोअर की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जो मध्यम वर्ग जिसको कहा जाता है, तो मध्यम में जो उच्च है वो उच्च की ओर चला जाएगा, कैपिटलिस्ट वाले ग्रुप में चला जाएगा, बुर्जुआ वाले ग्रुप में चला गया, और जो नीचे वाला वर्ग है वो प्रोलेटेरिएट में, सर्वहारा में, दलित वंचित में। तो मार्क्स denies from the existence of middle class, but Lenin who himself belonged to, जो कि खुद ही मध्यम वर्गीय इंटेलेक्चुअल क्लास का था, वो कहता है कि ठीक है कि मजदूरों का यूनियन होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग मजदूर इकट्ठे होंगे, लेकिन जनरली देखा भी जाता है कि मजदूर चाहे किसी भी स्थिति में रहे हैं लेकिन उनमें इतनी एक क्रांति की आइडियोलॉजी जैसी चीज़ नहीं आएगी। वो तो ये मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, जो भी है भगवान का, इस तरीके से, है ना। तो लेनिन कहता है कि ये आइडियोलॉजी कौन लाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोगों ने देखा है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें भी है, या मेरा वीडियो है इस पर, आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है मिडिल क्लास का, आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि मिडिल क्लास ही वो वर्ग है जिसके लोग इंटेलेक्चुअल्स होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और किसी भी रिवॉल्यूशन को लीड करने के लिए, आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, चलिए मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी इंटेलेक्चुअल चाहिए, ठीक है ना। केवल ऐसा ही व्यक्ति किसी भी रिवॉल्यूशन की दशा और दिशा को, डायरेक्शन और डायमेंशन को तय कर सकता है। तो ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की थ्योरी में ये दो अंतर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि स्टालिन, तो लेनिन के बाद देखिए, लेनिन के सबसे करीबी देखा जाए तो ट्रॉट्स्की था, स्टालिन बल्कि बाद में आते हैं, लेकिन स्टालिन की ऐसी विचारधारा थी जिसके चलते रूस का एक वर्ग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, ठीक है, क्योंकि वो रेडिकल्स विंग से आता था, और ट्रॉट्स्की जैसे कि मार्क्सिस्ट होते हुए भी थोड़ा लिबरल था। यही कारण था कि स्टालिन पहले बनता है, स्टालिन के बाद ट्रॉट्स्की बनता है रशियन रिवॉल्यूशन का, रशिया का प्रेसिडेंट। अब लेनिन ने जो सिस्टम रखा, उस लेनिन के सिस्टम से समाजवाद, ठीक है ना, मार्क्सिज्म एस्टेब्लिश्ड हुआ, बिकॉज ध्यान से समझ लीजिएगा, आफ्टर द नेम ऑफ मार्क्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म इज एड्रेस्ड एज मार्क्सिज्म।
सोशलिज्म पहले ही बता दिया हूँ आपको, इक्वल अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है, जिनका ये मानना है कि समाज के सभी लोगों तक किन्हीं भी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, समाजवाद समानता के आधार पर। दूसरी चीज, अब साम्यवाद शब्द आता है, तो जिस मार्क्सिज्म की थ्योरी को हम साम्यवाद कहते हैं, क्यों? क्योंकि समाजवाद की तो और भी ब्रांचेज होगी ना, जैसे कि अभी पहले हमने बताया इमेजिनरी या यूटोपियन समाजवाद, कल्पना लोक की समाजवाद, वो भी तो समाजवाद है, या हम लोग जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, इसकी थ्योरी क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है कि डेमोक्रेसी होगी, पार्टीज होगी, पार्टीज के बेस पे चुनाव होंगे रेगुलर इंटरवल पे, जनता को पूरा हक होगा अपना शासक चुनने का। और समाजवाद, ये लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा होगा? ये समाजवाद ये होगा कि इच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, ध्यान समझिएगा, इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यानी जितनी जिसकी पोटेंसी है, क्षमता है, उतना वो काम करेगा, ठीक, और जिस पोटेंसी से वो काम करेगा उसी के अनुसार उसका आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए कोई सी ग्रेड का है और कोई ए ग्रेड का है, तो दोनों की पेमेंट में अंतर होगी ना, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। लेकिन जो रसा में लेनिन ने मार्क्सिज्म के आधार पे साम्यवाद लागू किया, या यूं कहें कि जो मार्क्स का साम्यवाद है वो साम्यवाद कहता है इच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इच अकॉर्डिंग टू नीड, ध्यान समझिएगा, इच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इच अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि ठीक है कि यदि हम काम कर रहे हैं 10,000 रुपए के लिए के बराबर, लेकिन यदि हमें नीड 5,000 रुपए की है तो हमें 5,000 ही मिलेगा, ये साम्यवाद है। यानी कि द थ्योरी गिवन बाय मार्क्स विच इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा डबल, इच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इच अकॉर्डिंग टू नीड, एंड वो पांचों पॉइंट जो आपका है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, बुर्जुआज, प्रोलेटेरिएट। जो कैपिटल क्लास है वो बुर्जुआज में आता है, कैपिटल क्लास प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन करता है, फिर मजदूरों के यूनियन बनते हैं, और मजदूरों के यूनियन बनेंगे क्योंकि उनको जितना उनकी मेहनत का भी हर्जाना कैपिटल क्लास बुर्जुआज क्लास हड़प लेना चाहता है, और इस स्थिति में दोनों में द्वंद्व होगा, डायलेक्टिक, ठीक है ना, डायलेक्टिज्म होगा, द्वंद्व होगा, और ये द्वंद्व कैसा होगा? वाद संवाद का नहीं होगा, ठीक है, आरंभ होगा, और जिसके बाद एक नया समाज आएगा। और ये समाज कैसा होगा? तो मार्क्स कहता है कुछ दिन प्रोलेटेरिएट क्लास रहेगा, उसके बाद में सर्वहारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद मार्क्स कहता है कि उसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मैंने थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस में समझाया आपको, ठीक है। थीसिस क्या था? इंडस्ट्रियल क्लास, बुर्जुआज क्लास, कैपिटल क्लास का कब्जा। एंटीथेसिस क्या हुआ? उसको हटा दिया, क्रांति के बाद रिवॉल्यूशन हुई, हटा दिया गया प्रोलेटेरिएट का। लेकिन फाइनली गोल क्या है? टू एस्टैब्लिश। सिंथेसिस क्या है? उसका अंतिम जो एंड क्या है? टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। मार्क्स कहता है कि राज्यहीन और वर्गहीन, वर्ग का मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट है। When we use the terminology class, ठीक है ना, it is used for economic activities, ठीक है ना। समाज, जाति, धर्म, ये सोशोलॉजिकल वर्ड है। वर्ग आर्थिक है। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो सीधे अमीर गरीब से है, इसमें जाति रिलीजन का मतलब नहीं है। तो वर्ग ही, टू एस्टेब्लिश द एंड ऑफ सोशलिज्म, extreme socialism, that is Marxism, right, is to establish a stateless and classless society. कोई वर्ग नहीं होगा, धनी अमीर का रहेगा ही नहीं, सब बराबर पे रहेंगे, समानता पे रहेंगे। यही ना साम्यवाद है, यही मार्क्सिज्म है, यही साम्यवाद है। और राज्य का भी अंत हो जाएगा। वो कहता है स्टेट विल डिके। डिके मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे लाइट बल्ब की वो डिम होते होते जैसे बल्ब फ्यूज होने से पहले होती है ना, वही स्थिति समझिए। स्टेट सेल डिके, राज्य लुप्त हो जाएगा। और राज्य को क्यों लुप्त होना होगा? क्योंकि मार्क्स कहता है कि स्टेट इज ए मशीनरी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन
बाय बुर्जुआज अगेंस्ट प्रोलेटेरिएट। वो कहता है कि राज्य तो ही है जिस पर कब्जा करके रखा है, तो राज्य जब तक रहेगा ये तो सर्वहारा वर्ग का, प्रोलेटेरिएट वर्ग का, डिप्रेस्ड वर्ग का, गरीबों का, वंचितों का, उनका शोषण होता रहेगा धनिक वर्ग के। इसलिए राज्य का काम वहीं तक है जब तक प्रोलेटेरिएट है। ठीक है, एक क्लास गया, दूसरा क्लास एस्टेब्लिश किया, लेकिन कोई भी क्लास आज प्रोलेटेरिएट शासन करेगा तो जो कल बुर्जुआज थे वो आज के प्रोलेटेरिएट हो जाएंगे। तो इस सिनारियो में जब रसा में एस्टेब्लिशमेंट हो गई नई गवर्नमेंट की और ये सारे सुधार और ये सब काम हुआ, तो उसके बाद लेनिन ने जो एस्टेब्लिश की, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि जब इस थ्योरी पर आधारित होगा तो क्या होगा। तो मार्क्स ने ही स्वयं कहा है कि जब राज्य नहीं होगा तो उसके लिए मार्क्स डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक सिस्टम के पक्ष में नहीं है। वो कहता है कि पार्लियामेंट केवल दीज आर द टॉकिंग शॉप्स, बातचीत की दुकानें हैं। यानी कि रसा में नया सिस्टम आने के बाद अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मार्क्स कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही पार्टी का एग्जिस्टेंस था, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। और इसी सिस्टम के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जिस्टेंस, और इसी सिस्टम के आधार पर 1990 तक जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, ठीक है ना, तब तक यही व्यवस्था रही। और चाइना जो आज का साम्यवादी देश है, ठीक है, उसको बहुत सारे ऐसे तो देश हैं, ठीक है, क्यूबा वगैरह बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम चाइना का मॉडल चूंकि हमारे सामने ज़्यादा है उसको हम लोग देख सकते हैं, बड़ा देश है। और मार्क्स ये भी कहता है कि किस तरीके से इस सोशलिज्म को बचाना है, इसके लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जिसको आगे चलकर स्टालिन ने, लेनिन के बाद स्टालिन कहता है कि सोशलिज्म को एक देश में समाजवाद, उसकी दो थ्योरी थी, यानी कि समाजवाद अपने देश में पहले तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाए, जब आदमी अपने मजबूत होता है तब तो अपनी और जगह हाथ पर फैलाता है। सिमिलरली कि यूएसएसआर में इसको कितना डीप रूटेड कर दिया जाए और साथ ही इसको फैलाया जाए और देशों में। इस बात को लेनिन और स्टालिन दोनों ने समझा था कि यदि एक ही देश में समाजवाद रहेगा तो पूंजीवादी देश, ठीक है, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, यूएसएसआर जस्ट बाद ही में सुपर पावर हो गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखते हैं तो यूएसएसआर की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं रही है, तो वो वुडरो विल्सन राष्ट्रसंघ का फार्मूला देते हैं। और लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान पर हो गया, ठीक है ना, हालांकि उस समय स्टालिन आ गए थे, तो ये बात देखने को मिल गई। तो बाकी के पूंजीवादी देशों से बचना है तो साम्यवाद को अपने एरिया का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि इट शुड बी एक्सपोर्टेड, और स्टालिन ने इसके लिए कि साम्यवाद दूसरे देशों में भी कैसे फैले, ठीक है। और यही देखेंगे कि उसके बाद एक स्टालिन की एक और जो चेंज, जिसको कलेक्टिविज्म कहा जाता है। कलेक्टिविज्म क्या है, ठीक है, कुलक जिनको कहा जाता है, जो कि बड़े, या कह लीजिए कि जो भूमिधर लोग थे, बड़े लैंड होल्डिंग पीजेंट्स थे, इन लोगों ने देखा कि इस तरीके की व्यवस्थाओं से बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। स्टालिन ने इनसे निपटने के लिए इनको पूरी तरह से, इनको अपने एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी से, अपनी दमनकारी नीतियों से इनको बड़े हार्ड पनिशमेंट दिए, क्योंकि ये बीच के रोड़ा बन रहे थे। कलेक्टिव फार्मिंग की जो पॉलिसी थी स्टालिन की, इसके तहत उसने कहा कि खेती के लिए सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, या सामूहिक खेती के सिस्टम को बढ़ावा नहीं दिया गया बल्कि एक इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये स्टालिन के दो चेंजेस हैं। अब रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वाइड? सबसे पहले तो इम्पैक्ट ये होता है, एक नई विचारधारा दुनिया के सामने आई। अभी तक केवल कैपिटलिज्म था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, अब कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म के रूप में एक नई आइडियोलॉजी आई। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि चूंकि ये विचारधारा एक्सट्रीम लेफ्ट है, ठीक है, पहली विचारधारा जो थी कैपिटलिज्म की एक्सट्रीम राइट थी, तो क्लासेस बिटवीन टू आइडियोलॉजी स्टार्टेड, और ये 1990 तक टिल द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर चलती रही। और एक बड़ी बात,
यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद यही पर हम आपको समझा दें, कुछ दिनों तक चूंकि उसके अलग अलग वो यूनियन जो कन्फेडरेशन बना था रूस के अलावा बाकी के देशों का, बेलारूस है, कुछ है, बहुत सारे हैं, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब, तो ये धीरे धीरे अलग होने लगे। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स करके। रशिया की इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ाने लगी, लेकिन रशिया ने बहुत जल्दी चेंज किया अपने आप को, और पहले गोरबाचेव थे उस समय, जिस समय यूएसएसआर कोलैप्स हुआ है, और पुतिन ने अपने लंबे दौरान में, जिस समय हम लोग मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी आप देख रहे हैं कि चाहे वो चाइना का प्रकरण हो, चाहे पाकिस्तान की सिनेरियो हो, ठीक है ना, सारे प्रकरण, सारे वर्ल्ड वाइड जो भी स्थिति, चाहे कोरोना पर सबसे पहला वैक्सीन का अभी हालांकि टेस्टिंग चल रही है, तो इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि रूस ने फिर से वही स्थिति प्राप्त कर ली है। और एक शंका ये भी हो रही है कि रूस, चाइना, उत्तर कोरिया का जो अलायंसेस बन रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर से उसी जो वर्ल्ड वाइड, जिसको कोल्ड वार एरा कहा गया है, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो खुल करके आया, ठीक है ना, 1990 तक, तो कहीं फिर से उस दिशा की ओर पहल तो नहीं हो रही है। तो देखिए, ये दो विचारधारा, जो दूसरी विचारधारा जो साम्यवाद की, पहले तो पूंजीवादी होगी, ठीक है ना, तो मार्क्सिज्म के आने के बाद, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो नई विचारधारा आई, इसने दुनिया को पूरी तरह से दो पार्ट में बांट दिया। कैपिटलिज्म ग्रुप वाज लेड बाय यूएसए, और ये यूएसएसआर के द्वारा लेड हो रहा है, ठीक है। नाटो पैक्ट बना, जिसमें अमेरिका के जो भी सपोर्टर देश थे उसमें आए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वार्सा पैक्ट इन्होंने बनाया। देखिए, जर्मनी दो हिस्सों में हो गए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। आप देखिए किस तरीके से दोनों विचारधाराओं के प्रभाव चलते, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ, उसके 1 साल के बाद जाकर के फिर जर्मनी यूनाइट हुआ, ठीक है। कोरिया का इशू भी ऐसे ही था। तो कहने का मतलब कि पूरी दुनिया को बांट दिया, पूरी आइडियोलॉजी। और तीसरी चीज, अच्छी बात यह रही कि ये थ्योरी शोषण के खिलाफ है। तो जो लिबरलिज्म की थ्योरी है, जो एक्सट्रीम लिबरलिज्म डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को मानती है, और स्पेंसर की थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग जो गरीब हैं वो सीधे कहते हैं उन्हें सर्वाइव करने का अधिकार नहीं है, दैट इज एक्सट्रीम लिबरलिज्म। तो ऐसे थ्योरी को चेक्स करने के लिए, रोकने के लिए साम्यवाद क्या कहता है? सबको समानता, कोई प्रिविलेजेस नहीं। तो ये ह्यूमन बेस्ड थ्योरी थी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट बिकेम सो टू मच स्प्लिट विद इन अ लिमिट टाइम। बहुत कम समय में पूरी दुनिया को आधे कवरिंग में ले लिया। तीसरी सबसे बड़ी चीज थी कि जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि 1945 के बाद दुनिया दो पार्ट में बढ़ गई, तो कोल्ड वार एरा हो गया। कोल्ड वार एरा क्या होता है? आइडियोलॉजीज में जो दिमागों में लड़ा जाता है। आप देखिए, अभी भी हम लोग देख रहे हैं, इस दरमियान भी चल रहा है कि अंतरिक्ष वार जैसी स्थिति फिर से बन रही है, ठीक है ना। तो ये स्पेस वार का जो कॉन्सेप्ट था, यानी जमीन से लेकर के अंतरिक्ष तक, ठीक है। और दूसरी चीज कि आइडियोलॉजी के होने के चलते क्या होता था कि मान लीजिए किसी तीसरे देश पर, कहीं किसी देश का मुद्दा हो, मिडिल ईस्ट एशिया का मुद्दा देखिए बहुत दिनों तक चला है, जहां रूस और अमेरिका अपनी ताकत आजमाते रहे। आमने सामने कभी नहीं होते थे, लेकिन अपनी ताकत एक, ठीक है, उस देश में एक ग्रुप को एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ग्रुप को दूसरा सपोर्ट कर रहा है। ये कोल्ड वार एरा के प्रारंभ हो गए रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। चौथी चीज क्या हुई? अब देखिए, ये कोल्ड वार और कंटिन्यू टसल की वजह से जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जो बना 1945 में, वहाँ भी काम करना और वहाँ भी विकास, वहाँ भी किसी डिसाइसिव मोड पर पता चला यूएसएसआर कभी वीटो कर रहा है, कभी यूएसए वीटो कर रहा है, क्योंकि यूएनओ की जो स्ट्रक्चर है उसमें दो तरह के देश है। जनरल असेंबली है, जैसे आपकी पार्लियामेंट होती है हर देश में, ठीक है ना, उसमें सारे देश मेंबर हैं जो यूएनओ मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है जो एग्जीक्यूटिव है, जो फैसला लेती है, उसमें 5 ही परमानेंट मेंबर हैं। भारत और ब्राजील की दावेदारी उसमें माने। भारत तो चूंकि हम लोग हर तरीके से, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, एक वीडियो कंसर्न में बताया है कि भारत आज़ाद होने के पहले से ही, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और 1945 में 24 अक्टूबर को यूएनओ बना है, लेकिन भारत को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। सोचिए, बिना आज़ाद हुए ही अलग से रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग तो डिवोटेड, हमारी फॉरेन पॉलिसी डिवोटेड है टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि
इसके चलते यूएसएसआर और यूएसए के कोल्ड वार के चलते यूएनओ में जब भी कोई मैटर आता था एग्जीक्यूटिव के सामने, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, तो कोई ना कोई एक वीटो कर देगा, एक फेवर करेगा, दूसरा वीटो कर देगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे डेवलपमेंट काम रुके। और इसका एक प्लस पॉइंट भी हुआ, लेकिन नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन, उसमें भी पहल प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, ठीक, उन्होंने की थी, जिसमें एशिया अफ्रीका के ज्यादा गरीब देश हैं और जिन्होंने काफी हद तक इस मंच के जरिए आपस में टेक्नोलॉजिकल, आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करके, निगोशिएशन करके बहुत आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रशियन रिवॉल्यूशन का एक और हुआ कि रशियन रिवॉल्यूशन ने डिक्टेटरशिप को भी जन्म दिया। बिकॉज मार्क्सिज्म कहता ही है कि जब स्टेट डिके हो जाएगा और डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स, और एक ही पार्टी की जब सॉवरेंटी रहेगी, एक ही पार्टी की जब सुप्रीमेसी रहेगी, जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है वही राष्ट्रपति होता है। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुनाव किसके द्वारा जाएगा? पार्टी पॉलिट ब्यूरो के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है। अब चुनाव तो होते हैं, जैसे चाइना में, चाइना ने कैंटन मॉडल अपनाया है, ये चाइना में व्यवस्था है, चाइना में चुनाव होते हैं। बट क्या होता है कि एक वहां पे कोई दूसरी पार्टी है नहीं, एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति खड़ा होगा उस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट तो एक ही होगा ना जो पार्टी ने रखा है, और उसी को वोट डाला जाएगा। डेमोक्रेसी के जस्ट खिलाफ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके चलते जो जिस आधार पर साम्यवाद का जो थीम है ना, वही विखंडित हो जाता है। साम्यवाद की थीम क्या है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अंततः कहां चली जाती है? पार्टी पॉलिट ब्यूरो, और उससे भी बढ़कर के जो उसका जनरल सेक्रेटरी, जो उसका राष्ट्रपति हो, जैसे चाहे उसको इंप्लीमेंट करे। इन सर्कमस्टांसेस में फिदेल कास्ट्रो का एग्जांपल सामने, हमारे सामने, क्यूबा के थे, बहुत अच्छे नेता थे, ठीक है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल किया, लेकिन शासन पे सत्ता किया तो तानाशाह बन गया। तो जहां जहां भी ऐसा हुआ है, जहां जहां भी कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुई है कॉलोनियलिज्म को हटा करके और कम्युनिज्म के झुकाव में, तो वो पार्टी का जो पहले सबसे पहली बात कि पार्टी की डिक्टेटरशिप हो जाती है और अंततः इट शिफ्ट्स इनटू इट्स लीडर्स डिक्टेटरशिप। तो ये इसकी ये कमी आ रही है। आई थिंक कि काफ़ी हद तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। एक दो ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जद्दिस्ट क्या है, मुस्लिम जो फॉलोअर्स थे, मुस्लिम रिलीजन को जो मानने वाले लोग थे। उसके बाद में वुमेन्स का रोल क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मार्फा का नाम आता है, वुमेन्स का रोल इसलिए भी ज़्यादा है कि हम देखते हैं कि 1905 का हो चाहे वो 1970 का रिवोल्यूशन हो, बिकॉज वुमेन्स वेयर मोर सफरर्स देन मैन। दैट्स वाई कि हम ये देखते हैं कि रशियन रिवोल्यूशन में वुमेन्स की भागीदारी शुरू से रही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि पूरी वीडियो देखिए, आप लोग पूरी वीडियो देखिए, और चूंकि सारे स्टडी मटेरियल हैं इसलिए स्किप करके मत देखा करिए और कई बार देखिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर करके बताया गया है, कॉन्सेप्ट बेस्ट मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।